नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, 5 से 10 जनवरी तक दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 5 से 10 जनवरी तक हो रहा है दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम्स और इसका आयोजन हो रहा है घोघला बीच, दीव में। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण 5 जनवरी से 10 जनवरी तक घोघला बीच, दीव में आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन की जो मेजबानी है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जा रही है। खेलों का तकनीकी पर्यवेक्षण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एसएआई) और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एनएसएफ) द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2026 को वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। बी ऑप्शन ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में। तो इंडियन आर्मी ने वर्ष 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है और ये घोषणा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी द्वारा जारी नववर्ष संदेश में की गई। इस पहल का उद्देश्य सेना में कनेक्टिविटी, वास्तविक समय पर निर्णय लेने की क्षमता और युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 3, बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया? तो बिम्स्टेक देशों के लिए जो विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो इसका दूसरा चरण विशाखापत्तनम में शुरू किया गया है। तो बी ऑप्शन विशाखापत्तनम। तो बिम्स्टेक इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक देशों के लिए इस प्रशिक्षण का जो दूसरा चरण है विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर HBCHRC में किया गया। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल के प्रतिभागी शामिल हैं। इस पहल की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ थाईलैंड में, तो थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका पहला संस्करण जुलाई-अगस्त 2025 में आयोजित किया गया है और दूसरा जो संस्करण है ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों की ट्रेसिबिलिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कितने अक्षरों वाली विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लाने की योजना बनाई है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो इलेक्ट्रिक वाहन है तो इनके लिए 21 अक्षरों वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या लाने की योजना बनाई है। जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं इनकी बैटरियों की ट्रेसिबिलिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए आधार जैसी विशिष्ट पहचान संख्या की योजना बनाई है और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कुल 21 अक्षरों का होगा जो बैटरी के पूरे जीवन चक्र को ट्रैक करेगा। इसे बैटरी पासपोर्ट के रूप में भी देखा जा रहा है जिसमें निर्माण तिथि और प्रयुक्त सामग्री जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट, इसका विवरण इसमें दिया जाएगा। ये आईडी बैटरी के स्टेट ऑफ हेल्थ और चार्जिंग चक्रों का रिकॉर्ड रखेगी जिससे पुरानी बैटरी की रिसेल वैल्यू तय करना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप्स को औद्योगिक अनुसंधान और विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया है? तो पहले 3 वर्षों की अनिवार्य शर्त थी। तो बी ऑप्शन सही जवाब है।
डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम IRDPP औद्योगिक अनुसंधान और विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत मान्यता हेतु अनिवार्य 3 साल की अस्तित्व की शर्त को समाप्त कर दिया है। और ये कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा संचालित किया जाता है। अब युवा स्टार्टअप्स अपनी स्थापना के शुरुआती चरण में ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। डीप टेक स्टार्टअप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड भी घोषित किया है। मान्यता प्राप्त इकाइयों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 35(1) के तहत कर लाभ और आयातित उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ह्यूमन रेबीज को नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया है? तो नोटिफाइबल डिसीज किसके द्वारा जो ह्यूमन रेबीज है घोषित किया गया है? तो दिल्ली। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए ह्यूमन रेबीज को नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है। इस फैसले के तहत दिल्ली में रेबीज का कोई भी संदिग्ध या पुष्टि मामला मिलने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना अब कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना और सरकारी व निजी अस्पतालों के आंकड़ों को एकीकृत करना। दिल्ली में वर्ष 2025 में रेबीज के 49 मामले और डॉग बाइटिंग के 35,198 मामले दर्ज किए गए हैं। WHO के अनुसार भारत में हर साल रेबीज से लगभग 20,000 और पूरी दुनिया में 59,000 लोगों की मृत्यु होती है। रेबीज एक घातक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से RNA वायरस के कारण होता है और सीधा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मस्तिष्क पर हमला करता है। इस बीमार के गंभीर लक्षणों में है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, और एरोफोबिया, हवा से डर इसमें शामिल है। नोटिफाइबल डिजीज वो बीमारी होती है जिसकी सूचना सरकारी स्वास्थ्य विभाग को देना कानूनन अनिवार्य होता है ताकि हॉटस्पॉट की पहचान और त्वरित कार्रवाई की जा सके। रेबीज के लक्षण दिखने के बाद ये लगभग 100% जानलेवा होता है, लेकिन समय पर वैक्सीन से इसे रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जिसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्रॉट फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सही जवाबों को कमेंट बॉक्स में देना है। और ये सभी नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।